हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम लोगों ने जो है 2 पार्ट पढ़े और आज हम लोग जो है उसके प्रश्न जो हैं 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के जो प्रश्न हैं हम वो एक बार डिस्कस करेंगे। देखो अब क्या होता है, वही बात फिर से कि हम लोग जो है पाठ पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक हम प्रश्नों को देखेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि पाठ में ऐसा कौन सा विषय है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और जो विषय हैं वो देखने चाहिए या उसको एक बार जो है हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात क्या होती है, जब हम प्रश्नों को देखते हैं और उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े पॉइंट्स के अगर हम नोट्स बना लें या हम उन पॉइंट्स को किसी भी किताब में लिख लें तो क्या होता है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे माइंड में, जो चीज़ें जो हमने पढ़ रखी होती है वो एक बार फिर से रिवाइज तो हो जाती है और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें पहले ही पता चल जाती है। तो इसीलिए आज हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी पार्ट 1 अर्थशास्त्र का विकास था और दूसरा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो उनके बारे में जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी ताकि जब आप प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हैं या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जैसे भी ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आते हैं तो आपको इनको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो, मतलब कि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो अगर हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखें, ये विकास वाले पार्ट का है, ये पार्ट 1 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है और इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो वो क्या है। यानी कि यहाँ पर हमसे जो बात की जा रही है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो विश्व बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये कि विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किस मापदंड का जो है इस्तेमाल करता है, किसके लिए, वर्गों के वर्गीकरण के लिए। किसका वर्गीकरण करने के लिए? देशों का वर्गीकरण करने के लिए। तो हमें ये बात पता है और मैंने चैप्टर में भी आपको बात बताई थी कि विश्व बैंक जो है वो देशों को वर्गीकृत किस आधार पर करता है? आय के आधार पर, आय के आधार पर। अच्छा, अब क्वेश्चन को जो आपसे पूछा गया है उसको आपको लिखना कैसे है। तो अगर आप मान के चले आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आता है, तो आप कैसे लिखेंगे? विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए आय को प्रमुख मापदंड मानता है या आय के प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। वो आय के आधार पर, आप ऐसे लिखेंगे, आय के आधार पर विश्व बैंक देशों को 2 भागों में विभाजित करता है। वो 2 भाग कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। एक होता है हमारे विकसित, यानी कि आय के आधार पर जो है जो ये विश्व बैंक है वो देशों को 2 भागों में बांटता है। आप पूरा लिखेंगे, एक होते हैं विकसित देश, दूसरे होंगे आपके विकासशील देश। विकसित और विकासशील देश। तो आप ऐसे लिखेंगे कि आय को प्रमुख मापदंड मानता है और इसके आधार पर ही देशों को 2 भागों में विभाजित करता है। एक होते हैं विकसित देश, दूसरे होते हैं विकासशील देश। विकसित देश की आय जो है अधिक होती है, विकासशील देशों की आय जो होती है वो विकसित देशों के तुलना में कम होती है। आप ये वाली बात लिखेंगे। इसकी क्या सीमाएं हैं, फिर आप जो है इसकी सीमाओं पे, यानी कि कुछ कमियां तो होंगी ना, तो आप ये लिखेंगे। आप फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो है आपको बहुत अच्छा बनेगा। आप वहां पे क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे इस मापदंड की क्या सीमा है, क्योंकि जो कोई भी अगर हम देश को देखें तो वो कोई भी देश विकसित है या विकासशील है, उसके लिए खाली हम आय के मापदंड का इस्तेमाल करके हम देशों को जो है वर्गीकृत नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? आय के अलावा भी, है ना, आय के अलावा भी जो है बहुत सारे मापदंडों का मापदंडों को जो है हम चुन सकते हैं या उनको ले सकते हैं और उसके आधार पर हम देखेंगे कि कोई देश जो है कितना विकास कर रहा है या कौन सा देश जो है विकसित है, कौन सा जो है विकासशील है। तो आप ये लिखेंगे
कि विश्व बैंक जो है आय के मापदंड का उपयोग करता है और ये देशों को दो भागों में बांटता है, विकसित और विकासशील देश। और इसकी सीमा ये है कि आय जो है उसको हम प्रमुख मापदंड जो है नहीं मान सकते और उसके आधार पर देशों को जो है वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि आय के अलावा भी या आय के अलावा भी जो है और भी बहुत सारे जो मापदंड हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, साक्षरता दर है, हम इन मापदंडों के आधार पर ही हम जो है देशों को जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम ये इसकी जो है सीमाएं हैं कि ये जो आय है वो जो है खाली जो है आपका जो है नहीं बता सकता कि कोई देश जो है कितना विकास कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि हर देश की जो जनसंख्या है और जो वहाँ पे जो उत्पादन होता है, जो भी चीज़ों का उत्पादन होता है वो हर देश में भिन्न होता है और जनसंख्या में भी जो है बहुत विभिन्नता होती है। इसीलिए हम उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आय जो है वो मुख्य जो है मापदंड है किसी भी देश को वर्गीकृत करने के लिए, किसी भी वर्ग को वर्गीकृत करने के लिए। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। लिखने का तरीका 9th क्लास में आपको आता है, 10th क्लास में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा अच्छे से। और दूसरी बात, आप पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल भी आंसर को नहीं लिखेंगे। अब आप 10वीं क्लास में हैं, आप बोर्ड की परीक्षा देंगे, स्टेट बोर्ड जो भी आप परीक्षा देंगे, तो प्लीज़ आप थोड़े अपने आंसर को सुधारिए। लिखने का तरीका सब आता, सबको सब कुछ है, सिर्फ लिखने के तरीका ही जो है आप जो है कैसे करेंगे। अगर मान के चलिए आप इसमें जो है पैराग्राफ फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, एकदम से पूरा आपने जो है पैराग्राफ भर दिया, सारा लिख दिया। जैसे इसमें भी देखो आप कि थोड़ा सा गैप दे रखा है, तभी दूसरा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न भी इसके साथ होता तो क्या आपको समझ में आता है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा जा रहा है, कितने का उत्तर हमें देना है। इसी तरीके से प्लीज ऐसे हौच पौच नहीं करना है, लाइनों में लिखिए थोड़े। तो अगर आपको पैराग्राफ भी बनाना है ना, अगर आपको जैसे अनुच्छेद जैसे आप थोड़ा बहुत लिखते हैं, अगर आपको लिखना भी है तो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा उसमें मत करिएगा। उसके बाद से आप दूसरी लाइन से जो है या एक लाइन का गैप देके आप दूसरा जो है शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो उत्तर जो है बहुत अच्छा बनेगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो ऊपर थोड़े से मापदंड की बात की गई थी, हम उन्हीं मापदंडों के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो यूएनडीपी है, हमने मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि वो जो है किन किन मापदंडों के आधार पर जो है वो देशों को जो है रैंक देती है या वर्गीकृत करती है। तो यही बात बताई गई है, यूएनडीपी जो का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अगर आप पहला प्रश्न देखें तो पहले प्रश्न में विश्व बैंक जो है आय को जो है मुख्य मापदंड मानता है और आय के आधार पर ही वर्गीकृत करता है देशों को। लेकिन यूएनडीपी जो है 3 चीजों के आधार पर जो है वर्गीकृत करता है। मानव विकास रिपोर्ट में जो है मैंने आपको वो लिखवाया भी था। तो आप ये लिखेंगे, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड जो है विश्व बैंक के मापदंड से निम्न प्रकार से अलग है। फिर आप लिखेंगे कि यूएनडीपी के मापदंड इस प्रकार है, कौन कौन से आप लिखेंगे। पहला है आपका शैक्षिक स्तर, पहला आप लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या था आपका साक्षरता दर या शैक्षिक स्तर जो है आप लिख सकते हैं, शैक्षिक स्तर जो है या साक्षरता दर जो है स्तर जो है आप लिखेंगे। तीसरा स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये 3 चीजें थी जो यूएनडीपी ने जो है बताई थी। यूएनडीपी की जो है 3 मापदंड है और इसके अलावा और भी मापदंड हो सकते हैं, लेकिन ये 3 जो है मुख्य मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर आपका ये साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य सुविधा। तो यूएनडीपी इन 3 मापदंडों के बारे में जो है मुख्य रूप से बात करता है, जबकि जो विश्व बैंक है वो किसके बारे में बात करता है, मैंने पहले भी लिखवाया है। विश्व बैंक आय को मुख्य मापदंड मानता है। विश्व बैंक क्या करता है, आय को मुख्य मापदंड मानता है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि विकास मापने में यूएनडीपी का मापदंड
के मापदंड प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर या साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य सुविधा है, जबकि विश्व बैंक जो है आय को अपना मुख्य मापदंड मानता है। ये जो बातें हैं आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और वही मापदंड जो है आपको लिखने हैं। तो ये दो प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस करे, दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर भी आय को जो है मुख्य मापदंड क्यों माना गया, किस मापदंड का प्रयोग किया गया वो बताया गया है, और विश्व बैंक यहाँ पर भी कौन से मापदंड का प्रयोग करता है वो बताया गया, और वो यूएनडीपी के मापदंड से कैसे अलग है वो भी मैंने आपको बता दिया, और वो मापदंड कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे के सारे 3 मापदंड जो हैं वो यूएनडीपी देता है, और जो विश्व बैंक है वो आय को अपना मुख्य मापदंड मानता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये अगला प्रश्न अगर हम देखें, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए, और अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से, वो एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। 50 साल बाद जो है हम कौन से स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिसमें आपकी सौर ऊर्जा और ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि अगर एक आधा नंबर में आ जाए कि आज से 50 साल बाद जो है या आने वाले वक्त में, आने वाले समय में हम कौन से ऊर्जाओं का इस्तेमाल करेंगे, स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप सौर ऊर्जा ये सब सारे जो है लिख सकते हैं। अगला आता है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, विकास का जो स्तर है हम सभी चाहते हैं वो जो है ऊंचा रहे, लेकिन धारणीयता का विषय इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो चीज़ें आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखें। यानी कि जो विकास का स्तर जो है हम लोग चाहते हैं, जो अभी बना हुआ है स्तर, वो हमेशा इसी प्रकार रहे। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कोई संसाधन जो है बचे ही ना आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए। इसीलिए धारणीयता का विषय जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है विकास के लिए। यानी कि विकास करना है या विकास करना है, उस स्तर को, विकास के स्तर को बढ़ाना है, लेकिन हमें संसाधनों का जो है विवेक पूर्वक जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है ये सब चीज़ें बचा के रखें। इसीलिए धारणीयता का विषय विकास के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आता है, और ये भी नहीं आएगा कि पर्यावरण में गिरावट कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाई है, ये नहीं आता। देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, क्या होता है, हम जब विकास कर रहे हैं तो जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, विकास के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, तो उसमें हम प्राकृतिक चीज़ों का और पर्यावरण का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए डैम बना रहे हैं, जो भी हम डैम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो ये डैम बनाने से क्या होता है, वहाँ के पेड़ कटते हैं। तो ये सारा का सारा तरीका ये भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ जितने भी, जहाँ पर भी हमें डैम बनाना है, उस जगह पे जितने भी पेड़ होते हैं उसको काट देते हैं। वहाँ से जो लोग हैं उनको पलायन करना पड़ता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना पड़ता है। तो ये इससे क्या हो रहा है, इससे हम पर्यावरण को नुकसान भी तो पहुँचा ही रहे हैं ना। इसीलिए भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि विकास जब हम करते हैं तो वो सीमाओं के बाहर होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में विकास होगा, बाकी सारे ऐसे रहेंगे, नहीं। तो इसी तरीके से जब हम विकास करते हैं तो हम कुछ पर्यावरण के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। और फिर वो नुकसान जो है वो ये नहीं देखता कि अच्छा दिल्ली में पेड़ नहीं काटे गए, वहाँ काटे गए तो मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसीलिए जो संसाधनों का विवेक पूर्वक इस्तेमाल है, सावधानी से इस्तेमाल है, वो जो है धारणीयता का विषय हमें बताता है। और वो यही बताता है कि हमें अभी तो विकास कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो हम चीज़ें हैं वो बचा के रखें, हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करके रखें, उससे
बचाएं, सावधानी पूर्वक जो है संसाधनों का इस्तेमाल करें। इसीलिए जो ये धारणता का विषय है ये विकास में जो है दिया गया है, या उसको हम कहते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न जो है आ जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जी पहले वाले जो प्रश्नों की बात की गई थी मैंने, वो सिर्फ पार्ट 1 के थे, विकास के। अब यहाँ पर ये पार्ट 2 के प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र जो है बताए गए हैं, तो उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ना आते हैं। मतलब थोड़ा सा जो है भाषा बदल जाती है प्रश्न की, बाकी जो क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो इसी से थोड़ी सी संबंधित होती हैं। और बाकी आपको क्या करना है, देखो क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि मैम आपने इतने ही क्वेश्चन कराए थे, मैंने इतने ही क्वेश्चन करे, नहीं। आप जब पेपर में लिखते हैं ना, तो जो भी आपको पॉइंट समझ में आता है, उससे संबंधित जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, बस थोड़ा सा हेर फेर ही तो करना है पॉइंट्स का। अगर जैसे आपने वो 2 क्वेश्चन को देखा, यूएनडीपी वाला और वो मापदंड विश्व बैंक वाला, तो देखा दोनों क्वेश्चन में जो मापदंड, एक जगह जो मापदंड आ रहा है वो दोनों जगह जो है सेम आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम लोग जो है भाषा जो है बदल देते हैं, लिखने का तरीका हल्का सा बदल जाता है, वही चीज़ जो है आपको थोड़ी सी हेर फेर करनी आनी चाहिए। बाकी आप लोगों को जो है टॉपिक पता है, चीज़ें पता है, आपको आती है, बस ये थोड़ा सा अगर आप लोग लिखने का तरीका समझ जाएंगे ना, या समझ जाएंगे किस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आप जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके अलावा और भी प्रश्न हैं, सैम्पल पेपर में आपको जो है प्रश्न दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के। तो क्या करिए, सैम्पल पेपर आप उठाइए, क्योंकि अब आप 10th क्लास में, अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं एंड में पढ़ लूँगा या एंड में पढ़ लूँगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सैम्पल पेपर उठाइए। आपने इकोनॉमिक्स के 3 या अर्थशास्त्र के 3-4 पार्ट, भूगोल के जितने भी पार्ट पढ़े उससे रिलेटेड, आप उससे संबंधित जो है क्वेश्चन देखिए। अगर आप 4 सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन देखेंगे ना, क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो है ज़्यादा आया गया, तो उस विषय पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बस इससे आपके जो है कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि प्रश्न जो है किस तरीके से पूछा जाएगा और मैं किस तरीके से उसको लिखूंगा। मैं फिर बता रही हूँ, आप लोग 10th क्लास में प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपने राइटिंग पैटर्न को सुधारिए। चीज़ें सबको आती हैं, सारे आप लोग पाठ पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है। और वो प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि मैंने जो अगर उत्तर लिख के दे दिया, मैंने जो बता दिया तो वो आप ही लिखेंगे, नहीं, आपके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप लोग जो है ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं हमसे भी, क्योंकि हर एक इंसान का अपना लेवल होता है सोचने का। और अगर आप उसमें थोड़ी अपनी सृजनात्मकता डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो है प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देंगे या प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पार्ट 2 के बारे में जो है कुछ प्रश्न है। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है ये जो है कैसे भिन्न है अन्य क्षेत्रों से, यानी कि यहाँ पे अन्य क्षेत्र में क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात की। तो आप ये लिखेंगे, देखो इसके लिखने के 2 तरीके, या तो आप पैराग्राफ वाली फॉर्म में लिख दो, या आप क्या लिख दो, अंतर लिख दो। जैसे आप अंतर लिखते हैं, विषय लिखा, मैंने पहले भी बताया था ये जब मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी कि आपने विषय लिखा। यहाँ पे विषय क्यों लिखना है, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, दूसरा आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा, तो उसमें आपको रिवीजन करने में आसानी। 2 आपने अंतर बनाए, यहाँ पे विषय लिखा, यहाँ पे दोनों में लिखा तृतीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में आप अन्य क्षेत्र नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। फिर से बता रही हूँ, क्या लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ऐसे अंतर बनाएंगे। यहाँ तक लेके जा रही हूँ मैं, यहाँ आप लिखेंगे विषय, प्लीज़ विषय ज़रूर लिखिएगा, आपको आसानी होती है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा तृतीय क्षेत्र, और यहाँ पे आप अन्य क्षेत्र नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी ध्यान रखिए, प्राथमिक लिखेंगे और द्वितीय लिखेंगे, प्राथमिक और या द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक और
ये थोड़ा सा यहाँ, और यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे। अन्य क्षेत्र प्लीज बिल्कुल मत लिखना, ये थोड़ा सा ना नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है, तो ऐसे लिखना है। और फिर आप इसी से संबंधित जो है आप उदाहरण देंगे। आप क्या, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें उत्पादन नहीं होता, ये सेवाओं का क्षेत्र होता है। फिर आप प्राथमिक क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र उत्पादन क्रियाओं से जो है जुड़े होते हैं। आप तृतीय क्षेत्र में लिखेंगे ये उत्पादन क्रियाओं से नहीं जुड़े होते हैं, और ये सेवाओं क्षेत्र से जुड़े होते हैं। और फिर आप यहाँ लिखेंगे क्षेत्र, यहाँ विषय में आप डाल सकते हैं क्षेत्र की, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है उसमें मशीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ मशीनों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फिर आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। तो ऐसे 2-3 आप पॉइंट्स लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और प्लीज पॉइंट लिखने से पहले विषय जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बस जो मेन आपका डिफरेंस आएगा वो पहले वाले में जो है क्लियर कर देंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक जो है उत्पादनों से संबंधित होता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र उत्पादन से संबंधित नहीं होता, ये सेवाओं क्षेत्रों से संबंधित होता है। दोनों का आप उदाहरण लिख सकते हैं। आप इतना ही लिखेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। उदाहरण सहित अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उदाहरण बड़ा करके आप उसमें समझा सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हुआ, उससे आटा बना या जो भी चीजें बनी, तो उसको जो है तृतीय क्षेत्र जो है उसको जो है पहुंचाने का और उससे संबंधित जितनी भी सेवा उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्र करता है। तो ये सब बातें आप यहाँ लिखेंगे। अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होप आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या करें। प्रच्छन्न बेरोजगारी, बिल्कुल वही वाला पॉइंट दोबारा से रिपीट करना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि एक भूखंड पर अगर बहुत सारे लोग लगे हैं, तो यही लिखना है कि एक भूखंड पर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों को जो है हटा दिया जाए तो उससे उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। ये आप प्रच्छन्न बेरोजगारी को ऐसे समझाएंगे। फिर आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का उदाहरण कैसे देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम देखें, जो भूखंड वाला जो मैंने बात की गई है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात की गई है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में परिवार के बहुत सारे लोग कार्य में नियोजित होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो उससे कार्य जो उत्पादन है वो ना तो उसमें कमी आती है ना उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, आप उदाहरण दे सकते हैं एक दुकान का। एक दुकान पे बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, मजदूरी जो है उनको कम मिलती है, ठीक है, तो वो काम करते हैं। यदि उनमें से वही वाली बात, यदि उनमें से हम कुछ लोगों को जो है हटा दें तो उससे जो है उत्पादन में कोई जो है कमी नहीं आती है। ऐसे जो आप अनियमित मजदूरों का भी उदाहरण जो है यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में जो है आप लिख सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो क्षमता होती है ना एक श्रमिक की, उसका कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है, यानी कि उसकी जो क्षमता है या जो भी कुशलता है उसका जो है इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई उत्पाद उसको जो है वो उतना जो है मिलता ही नहीं, समझ ही नहीं आता है, या वो उसको जो है हटा दिया जाता है जिससे उत्पादनता में कोई अंतर नहीं आता। तो बस इतने ही आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। भूखंड वाला जो है उदाहरण दे देंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को, और एक बात और लिखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। जब आप प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण दे देंगे, समझा देंगे कि, और उसमें फिर शहरी और ग्रामीण का अलग अलग उदाहरण दे देंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन मुश्किल से एक दो नंबर में ही आएगा, ज़्यादा नहीं आता। फिर आता है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में विभेद करें। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको यहाँ पे समझ में आ गया, बिल्कुल वही आपको लिखना है। इसके बीच में विभेद करना, तो आप सिंपल या तो आप पैराग्राफ वाली फॉर्म में थोड़ा सा पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, या आप बीच में ऐसे अंतर डाल के भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा आप जो है पैराग्राफ वाली फॉर्म में 2-2 3-3 लाइन में जो है करके लिखें। खुली बेरोजगारी क्या होती है, यहाँ पर जो है व्यक्ति, खुली बेरोजगारी का मतलब जो व्यक्ति है वो काम करना चाहता है, वो स्वस्थ है, बिल्कुल सारे जो है वो काम करना चाहता है, और जो
मजदूरी दर जो उसके लिए जो पहले से जो निर्धारित की जाती है वो उस पर काम करने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल स्वच्छ है, सब कुछ है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, इसे हम बोलते हैं खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी में क्या होता है कि खुली बेरोजगारी में जो व्यक्ति है वो एकदम कुशल है, स्वस्थ है, और वो जो न्यूनतम मजदूरी दर है, जो मजदूरी दर पर जो है काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जो कोई काम जो है नहीं मिलता, इसे हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में वही भूखंड वाला कि जो भूखंड पे बहुत सारे लोग जो हैं कार्य में लगे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हटा दिया जाए तो वही उत्पादनों में कमी नहीं आती है, तो उसे हम लिखेंगे। बस इतना जो है आप उसका लिख के ये परिभाषित करके आपको दोनों का जो है अंतर जो है हो जाएगा, इसको बस इतना ही करना है। आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं, खुली बेरोजगारी में भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वो रिक्शे वाले होते हैं, ये सब होते हैं कि वो काम करने के इच्छुक तो, लेकिन काम नहीं मिलता है ना। और भी जैसे खुली बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी की बेरोजगारी को भी हम शिक्षित बेरोजगारी को भी हम ले सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो इच्छुक है, वो काम करना चाहता है, लेकिन जो है रोजगार के अवसर है नहीं, तो उन्हें वो जो है काम मिलता नहीं है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, खुली बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये सारे प्रश्न मैंने आपसे जो है डिस्कस इसलिए करे ताकि आपको जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए चीज़ें समझने में। देखो क्या है, एक बार आप क्वेश्चंस को करना सीख गए और उसको लिखने का तरीका सीख गए, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए बहुत है। अगला हम प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि जो आप हमारा तृतीय क्षेत्रक है जो है, तो वो जो है अर्थव्यवस्था में, यानी कि जो है उसका कोई योगदान है ही नहीं अर्थव्यवस्था में, उससे वो जो है कोई भी जो है विकास नहीं कर रहा है और ना उसे देश की अर्थव्यवस्था को कोई जो है फायदा हो रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको जो है अपने समर्थन में, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको जो है उसका जो है कारण बताना पड़ेगा। वही बात जो है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं। आप लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र फिर वही सारा जो है आपका आएगा। तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवाओं से संबंधित है, अतः ये देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। ये जो है सेवाओं से संबंधित क्षेत्र जो है सारे कार्य करता है, जिसमें आप सेवाओं का थोड़ा सा जो है बता देंगे कि संचार, परिवहन, ये सब सारे जो है। और बीते 15 से 20 वर्षों में जो है तृतीय क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है रोजगार के अवसर जो है वो सृजित हुए हैं। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि जो तृतीय क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभा रहा है, जबकि तृतीय क्षेत्र से जो है हम लोगों ने वो आंकड़ा पढ़ा था कि उसमें जो है रोजगार जो है और सकल घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था। अब आप एक बार वीडियो वो देखना, तो उसमें मैंने वो जो आंकड़े हैं वो भी बताए, तो आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि जो इससे रोजगार जो है सृजन के जो अवसर हैं वो बड़े हैं और सकल घरेलू उत्पाद में भी इसकी अहम भूमिका रही है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये जो है अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभा पा रहा है। ये एक बात कही गई, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं मतलब जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित होते हैं, वे लोग कौन से? देखो, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें 2 लोग नियोजित होते हैं, एक होते हैं नियमित, एक होते हैं अनियमित। नियमित लोग वो होते हैं जो इनके पास कार्य कुशलता जो है अच्छी होती है और वो जो है कार्य करते हैं। अनियमित वो होते हैं जो, अनियमित का मतलब है कि वो जो है परमानेंट नहीं होते हैं, है ना। तो वो जो है इन जो नियमित लोग हैं उनका मानसिक कार्य ज़्यादा होता है, अनियमित का कुछ जो है शारीरिक कार्य ज़्यादा होता है। तो ये वही लोग हैं, तो आपको बस बताना है। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक मैंने 1-2 पेपर देखे थे, तो उसमें तो मैंने देखा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अभी
कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो जो है मैंने आपको उस दिन भी बताए थे कि क्षेत्रों के बीच में जो है अंतर आ सकता है या उसके जो है कारण पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि वो विकास में जो है वो योगदान नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा, और अगर दे रहा है तो कैसे दे रहा है वो बताना। तो ये कारण ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला है असंगठित क्षेत्र, जिसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। यहाँ पे देखो क्षेत्र दो प्रकार के मैंने बताए थे। ये अगर हम रोजगार के आधार पर देखो, एक होता है असंगठित क्षेत्र और एक होता है संगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्रों में क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। असंगठित क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनका जो कार्य है या जो भी जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं वो परमानेंट नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है। मैंने डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि श्रमिकों का शोषण किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। अगर आप इस विचार से जो है सहमत है तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे अधिक अवधि के लिए, यानी कि ज़्यादा देर तक जो है, अधिक अवधि तक जो है काम कराया जाता है। जिसे संगठित क्षेत्रों में क्या होता है, आपकी मान के चलते हैं 9 to 5 जॉब होती है। 9 to 5 का मतलब हो गया कि ये जो है वर्किंग आवर्स होते हैं ना, काम करने के लिए कुछ घंटे निर्धारित होते हैं। अगर हम ऑफिस में देखें या कोई भी जो संगठन है वहाँ पे 9 to 5 या 6 तक, यानी कि 9 से 5 या 6 बजे तक जो है आपको जो है काम करना होता है, उसके बाद आपको काम नहीं करना होता। लेकिन आप ये लिखेंगे कि असंगठित क्षेत्र में जो है कार्य की अवधि जो है वो निर्धारित नहीं होती है। कोई भी जो सुविधा है, सुविधा कौन कौन सी लिखेंगे आप, जो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं, जो पदोन्नति है, यहाँ पर जो है असंगठित क्षेत्रों में जो है नहीं मिलती है। लोगों को जो है न्यूनतम मजदूरी जो है दी जाती है। इसी कारण से जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। बस ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस और हैं, एक बार हम और देख लेते हैं। तो ये आपके 2 पार्ट जो है पूरे हो जाएंगे। उससे संबंधित जो क्वेश्चन मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई और लगते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा आपको आंसर बता दूंगी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आता, अर्थव्यवस्था गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थिति कैसे वर्गीकृत की जाती हैं, इसको आप छोड़िए। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इससे ही थोड़ा सा रिलेट करता है, थोड़ा जो हम कह सकते हैं इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे देखो, रोजगार परिस्थितियों की तुलना करने का मतलब है कि यहाँ पे संगठित और अप्रत्यक्ष रूप से संगठित और असंगठित जो है क्षेत्रकों के जो बीच में है जो है अंतर पूछा गया है। तो फिर जो मैंने आपको अंतर लिखवाया था आप वही अंतर लिखेंगे। फिर से बता रही हूँ, अंतर लिखने का तरीका, विषय, दोनों को आप उसमें अंतर लिखेंगे। विषय ज़रूर डालिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र में जो है सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे कि असंगठित क्षेत्रों में सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इनका जो वेतन है वो निर्धारित होता है, यहाँ पर जो वेतन है वो निर्धारित नहीं होता। तीसरा क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो काम करने की अवधि है वो जो है निर्धारित होती है, यहाँ पर निर्धारित नहीं। तो परिस्थितियों, क्योंकि रोजगार यानी कि जो वहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं उनकी परिस्थितियों को बताना है। हम वही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है काम करने के टाइम जो है फिक्स है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो है आप पदोन्नति होती है, आप लिखेंगे संगठित क्षेत्र में पदोन्नति होती है और अधिक काम करने पर आपको जो है अधिक वेतन भी मिलता है, जिसे हम कहते हैं थोड़ा आपका ओवर टाइम भी आपको मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें नहीं, आपको जो है ऐसी सेवाएं जो है आपको प्राप्त नहीं होती हैं। फिर आप लिखेंगे संगठित क्षेत्रों में चिकित्साएं सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाएं या अवकाश के लिए जितनी भी जो सुविधाएं हैं ये प्रदान की जाती हैं। आप यहाँ लिखेंगे असंगठित क्षेत्रों में ये अवकाश से संबंधित कोई भी जो है
सेवाएं जो है इनको प्राप्त नहीं की जाती। फिर आप उसका बता देंगे इसके बारे में, ये 4-5 डिफरेंस आप थोड़ा सा लिख देंगे तो ये जो है इन रोजगार परिस्थितियों की जो है एक बार में तुलना हो जाएगी। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट मनरेगा के बारे में है। हम लोगों ने मनरेगा 2005 का जो है वो कार्यक्रम पढ़ा था जो सरकार ने चलाए थे, जिससे जो है उसकी जो है उद्देश्यों की व्याख्या करनी, यानी कि इस जो मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल ऐसे वाला जो गारंटी है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो दे रखा है 2005 का, तो ये जो है इसके उद्देश्य क्या है कि यानी कि जो मनरेगा का कार्यक्रम जो चलाया गया है, जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो चलाया गया है, इसके उद्देश्य जो है क्या है, यानी कि क्यों इस उद्देश्य का मतलब है कि इसको प्रारंभ क्यों किया गया, उसके कारण क्या थे। पहला, मनरेगा में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ष के 100 दिनों तक इनको जो है रोजगार जो है दिया जाता है, ठीक है। तो मनरेगा का पहला लिखेंगे कि इसका प्रथम उद्देश्य ये था कि वर्ष के 100 दिनों तक जो है लोगों को जो है रोजगार जो है दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे, आपने रोजगार का लिख दिया, दूसरा आप लिखेंगे कि यदि सरकार जो है वो रोजगार देने में असक्षम होती है, वो रोजगार नहीं दे पाती है, तो उनको बेरोजगार भत्ता क्या होता है कि जैसे आप मानो कि वो किसी व्यक्ति को जो है काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो सरकार जो है उसको बेरोजगार भत्ता देती है ताकि वो अपनी निजी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे कि यदि सरकार जो है रोजगार दिलाने में असमर्थ रहती है तो वो श्रमिकों को या दैनिक जो श्रमिक हैं या जो लोग हैं उनको बेरोजगार भत्ता भी देती है। और इसका मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गाँव से शहरों की तरफ, यानी कि गाँव से जो पलायन की जो प्रक्रिया है कि गाँव छोड़कर जो लोग हैं वो शहरों में जाते हैं, उस प्रक्रिया को भी रोका जाए। और तीसरी चीज क्या थी कि ये कृषि से संबंधित, मतलब जो लोग उत्पादन बढ़ाने में जो है इनकी मदद करते हैं, जो भविष्य में जो भूमि से उत्पादन बढ़ाने वाले लोग हैं वो जो उनकी जो है मदद करना। तो ये मनरेगा की जो है 3-4 जो है आप उद्देश्य लिखेंगे वहाँ पे और उनको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये आपका पूरा जो है मनरेगा के उद्देश्यों की पूरी व्याख्या हो जाएगी। वहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे मनरेगा के उद्देश्य इस प्रकार हैं, तो उसमें आपको 1 2 3 4 करके जो है आप पॉइंट्स लिखेंगे और उसको थोड़ा सा कर देंगे। तो अभी आज मैंने आपको पार्ट 1 के और पार्ट 2 के जो है ये सारे की सारी क्वेश्चन जो है आपके साथ जो है मैंने डिस्कस करे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस विषय पर क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा है। आप देखो जैसे मैंने बताया था कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों के ये जो क्वेश्चंस हैं इस पर आधारित प्रश्न जो है आएंगे और ये अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में भी जो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पर जो है उनके बीच में अंतर आ रखा है। और मैंने आपको बताया था कि सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें जो है लोग जो है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या चीज़ें करी गई और जो भी ये कार्यक्रम चलाए गए तो उनकी जो है उद्देश्य आते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये तो सिर्फ खाली मनरेगा का पूछ लिया तो आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जब आपसे सिर्फ खाली कार्यक्रम के बारे में कि कैसे सरकार ने ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, जो उपाय हैं वो चलाएं, तो आप सुझाएं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ खाली मनरेगा को नहीं, उससे संबंधित जितने भी कार्यक्रम जो पुस्तक में दिए गए हैं आप एक बार उनको देख लेना, वो हाईलाइटेड होके लिखे हुए, तो आप जो है उनको थोड़ा यहाँ थोड़ा सा मनरेगा को ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक चल रहा है, तो आप जो है उनको भी थोड़ा जो है लिखेंगे और उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी चीज एक प्रश्न है 2020 का ही, मतलब पिछले साल ही जो है इसी साल जो है वो आया है, उसमें आया था, हमने स्वामित्व के आधार पर देखा था कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो उनके बीच भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, अंतर बताया था, तो वो जो है मैंने देखा था, तो आपके साथ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का आया था। तो आपको पता है कि निजी क्षेत्र
का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का होता है ना। और सरकारी क्षेत्र में जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो सरकार के अधिकार में होती हैं, और निजी क्षेत्रों में जो संपत्तियां होती हैं उनका स्वामी कौन होता है, या तो कोई एक होता है, या एक व्यक्ति होता है, या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। तो आप ये लिख देंगे, उदाहरण में आप लिख देंगे कि अगर निजी क्षेत्रों का उदाहरण देना है तो आप लिखेंगे कि उसका रिलायंस है, टाटा ही सारे हो गए। और अगर आप सार्वजनिक क्षेत्रों का उदाहरण देखें तो आप जो है डाकघर का भी लिख सकते हैं, रेलवे भी लिख सकते हैं, तो वो जो है उसका उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस करा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन यहाँ दिखा नहीं था, तो मैं आपके साथ वो बता रही हूँ कि एक बार आप जो पार्ट 2 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसके बीच में भी आप अंतर ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि ये आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।